नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुका है और कांग्रेस संसदीय दल की इस बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई। सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को नेता चुना गया। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को नेता चुना गया। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। संसदीय दल की बैठक में बड़ा फैसला और सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को नेता चुना गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। तो संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई हैं। सेंट्रल हॉल में पार्टी की बैठक हुई थी और दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को नेता चुन लिया गया है और सोनिया गांधी संसदीय दल का नेतृत्व करेंगी। और कांग्रेस की इस बैठक में यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया है और बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जो हो रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में तमाम आत्मचिंतन आत्ममंथन करने के बाद कांग्रेस की संसदीय दल की इस मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी अब संसदीय दल का नेतृत्व करेंगी और उन्हें नेता चुन लिया गया है। संसदीय दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है और सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया है। यानी सबकी यही राय थी कि सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया। तो पहले यह खबर थी कि राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है सर्वसम्मति से, यानी सभी नेताओं ने, सभी सांसदों ने एक साथ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल किशोर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कमल, जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में कि अब सोनिया गांधी नेतृत्व करेंगी संसदीय दल का। जी हाँ शिवम जी, मैं आपको बता दें कि सोनिया गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस दल का नेता चुन लिया गया है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना। आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि इस बैठक में कांग्रेस नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों के समेत अन्य नेताओं ने भी इस मीटिंग में भाग लिया। सोनिया गांधी इससे पहले भी संसदीय दल की नेता रह चुकी है, वह पूर्व के यूपी के चेयरमैन भी रह चुकी है। तो कमल, ये जो कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है, लेकिन फैसला सबको पता था कि गांधी परिवार के अलावा यह फैसला कहीं और नहीं जाने वाला है, क्योंकि पार्टी की जो कमान है वो गांधी परिवार अपने हाथ में ही रखना चाहता है। लेकिन इसमें राहुल गांधी वर्सेस सोनिया गांधी अभी तक चल रहा था और ये सर्वसम्मति का फैसला किसने सोनिया गांधी का नाम जो है आगे किया पहले, क्योंकि राहुल गांधी का नाम चल रहा था, अब सोनिया गांधी का नाम, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, जब सुबह जब सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ जब मीटिंग चल रही थी तो उसके अंदर सबसे पहले जो है राहुल गांधी का जो है नाम दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने किसी कारणवश जो है उसने कुछ समय मांगा, तो उसी को लेकर फिर दोबारा से बैठक हुई जिसमें सोनिया गांधी को नवनिर्वाचित जो है नेता चुन लिया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेता सभी लोग उपस्थित रहे थे। जानकारी के मुताबिक इससे पहले शनिवार को सुबह हुई कांग्रेस समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा भी की गई थी। इसके अलावा शाम को नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों के साथ दल की बैठक भी हुई।
तो कमल, जिस तरीके से सुबह से यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी का नाम आगे किया जा रहा है, भाई राहुल गांधी को जिम्मेदारी मिलेगी क्योंकि वायनाड फतेह किया उन्होंने, रायबरेली अपनी पौराणिक और एक तरीके से कह लीजिए कि अपने परिवार की जो सीट है रायबरेली उसमें फतेह हासिल की, और इसके बाद एक ग्राफ जो राहुल गांधी का था वो बढ़ा। अब लगा ये कि राहुल गांधी अब नेतृत्व करेंगे संसदीय दल का, लेकिन अचानक से सोनिया गांधी का नाम सामने आता है कि सोनिया गांधी अब नेतृत्व करेंगी। तो जो राहुल गांधी जो समय ले रहे थे कि मुझे इस पर आत्मचिंतन, थोड़ा आत्ममंथन करना है, सोचना है, समझना है, क्या वो इसी को लेकर, इसी बात को लेकर के वो सोचने समझने के लिए समय मांग रहे थे? जी जो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो है मीटिंग जो बैठक के बाद जो समय मांगते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई अंदेशा होता है। और आपको बता दें कि जिस समय जब राहुल गांधी ने जब समय मांगा था वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक हलचल सी महसूस हलचल चलने लगी। तो जिस समय राहुल गांधी ने जब फैसले लेने के जो कहा कि मैं कुछ समय लूंगा, लेकिन आपको बता दें कि बैठक में इतना समय नहीं था। इतने जो लोकसभा, क्योंकि जब सभी सांसद एक साथ बैठे तो बैठक में, क्योंकि दिल्ली के अंदर बैठक हो रही थी, बैठक के तारीख में एक प्रस्ताव कहा गया था कि कांग्रेस और संसदीय दल की आशा जाहिर करता है कि धर्मनिरपेक्षता पक्ष से अपनी राजनीति और समाधि करेगा। कांग्रेस और संसदीय दल सम्मान विचारधारा वाले दल के आश्वासन करता है कि संबंध में पूरा सहयोग किया जाएगा। जी कमल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है और सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया फाइनली। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे, सूत्र ये बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं कि राहुल रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड छोड़ेंगे। वायनाड से स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है। राहुल गांधी 3,90,000 के अंतर से जीते रायबरेली की, और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। सूत्रों के हवाले से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, हालांकि इस खबर पर पुष्टि नहीं हुई। वायनाड छोड़ेंगे राहुल गांधी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू तिवारी हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से ये खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी और वायनाड से छोड़ देंगे। क्या वजह क्या है इसके पीछे? एक तो वजह क्या है, दूसरा क्या राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल भी यही है। जी देखिए, सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रायबरेली संसदीय क्षेत्र से बने रहेंगे और वायनाड छोड़ेंगे, क्योंकि हालांकि अभी इस पर मुहर आधिकारिक रूप से नहीं लगाई गई है, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का किला है, और जो सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश की दिल्ली जाने का रास्ता तय करता है। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस है इस बार बढ़त बनाई है, और बढ़त बनाने के नाते उसकी जो उसका कहीं न कहीं ये मोटो होगा कि हमको आगे दिल्ली जाना है, तो उस राह को आसान करने के लिए उत्तर प्रदेश से जुड़े रहना बहुत आवश्यक होता है। तो कहीं न कहीं उसी विकल्प को देखते हुए जो कांग्रेस की कोर कमेटी है, जो राजनीतिक पंडित है कांग्रेस के, उनके द्वारा ये जरूर तय किया गया होगा कि उत्तर प्रदेश को साधने के लिए रायबरेली से बने रहना बहुत आवश्यक है। और जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार का जो हमेशा लगाव बना रहता था वो रायबरेली और अमेठी से बना रहता था, चाहे इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो। तो इस तरह से कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो गांधी परिवार के जितने भी बड़े चेहरे हुए हैं वो रायबरेली और अमेठी को नहीं छोड़े हैं, और यही कारण है कि राहुल गांधी जो बड़ी राजू, एक चीज, जिस तरीके से जब पहले चरण का चुनाव का शुरुआत हुआ तो वायनाड से यह कहा गया कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली और अमेठी तो वो आएंगे नहीं, और चूंकि वो भाग रहे हैं तो वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। और वायनाड से ही, चूंकि वायनाड एक सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है अक्सर, और सेफ सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए, तो कहा गया कि वायनाड से लड़ेंगे। लेकिन फिर वो रायबरेली में नॉमिनेशन भरते हैं, रायबरेली में अनाउंसमेंट करते हैं, और उनकी माताजी रायबरेली आती हैं, और रैली में ये सोनिया गांधी कहती है कि राहुल गांधी को मैं आपके सामने, जनता के सामने कहती है कि मैं आपको राहुल गांधी सौंप रही हूं, जैसे आपने इतना ख्याल रखा वैसे राहुल गांधी का भी ख्याल रखिएगा। तो क्या वायनाड सीट अब एक कुशन की तरह हो चुकी है राहुल गांधी के लिए कि अब राहुल गांधी वायनाड से छोड़ेंगे? चूंकि अब यूपी में 6 ही सीट सही,
लेकिन चूंकि अब कांग्रेस का एक जनाधार अब दिखने लगा है, तो इसलिए राहुल गांधी रायबरेली इसी वजह से आ रहे हैं कि रायबरेली जो सीट है, जो 80 की 80 लोकसभा सीट है, क्या राहुल गांधी का टारगेट अब वायनाड जो कि 20 लोकसभा सीट है, यहां उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, इसलिए राहुल गांधी अब रायबरेली को टारगेट करेंगे? जी देखिए, 2019 में राहुल गांधी जो है वो वायनाड से जीते थे और अमेठी से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी कि रायबरेली से कोई गांधी परिवार का चुनाव नहीं लड़ेगा या राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे थे कि वायनाड से राहुल गांधी चले गए हैं, राहुल गांधी अब रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो मायने थे कांग्रेस के और जो रायबरेली और अमेठी के लोग थे, वो कहीं ना कहीं इस उम्मीद को लगा कर बैठे थे और इस उम्मीद पर कहीं ना कहीं ये मुहर भी लगा चुके थे कि गांधी परिवार का ही चेहरा रायबरेली से चुनाव लड़े और मांग भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस की कोर कमेटी के द्वारा ये फैसला और निर्णय लिया गया कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले 2019 में सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीती थी और उत्तर प्रदेश की यही एक ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के खेमे में थी और सोनिया गांधी यहां से सांसद थी, लेकिन वो राज्यसभा के रास्ते संसद चली गई, जिसके बाद उनकी विरासत संभालने के लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को रायबरेली का बागडोर सौंपा गया और केएल शर्मा जो गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, उनको अमेठी का बागडोर संभाला गया। हालांकि 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके किले को ध्वस्त करके यानी राहुल गांधी को हराकर वहां पर कमल खिलाया था और उसी के तहत 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी पूरी तरह से अपने हाथ में कमान लेकर रायबरेली में कमल खिलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो शिकस्त खानी पड़ी और यहाँ से राहुल गांधी विजयी हुए और अमेठी में भी केएल शर्मा ने अपने खोए हुए किले को वापस किया और वहां पर अपना परचम लहराया। तो इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वायनाड से ही लड़ेंगे, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि ये जरूर था कि लास्ट टाइम जो है, अंतिम क्षण जो है, राहुल गांधी यहाँ नामांकन करने आए, उनके साथ में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जो गांधी परिवार के करीबी लोग हैं वो लगातार रहे और वो आकर नामांकन किए। लेकिन इसके बाद ये भी देखा गया कि प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी दोनों लोकसभा सीटों की बागडोर अपने हाथ में लेकर कमान संभाला और दोनों जगह पर चुनावी माहौल बनाया, लोगों से जन समर्थन मांगा, लोगों से राहुल गांधी को जीतने की अपील करने का उन्होंने काम किया। तो जनता ने कहीं ना कहीं, राजू, खबरें तो ये भी है कि इस वक्त कांग्रेस के दो धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा ये कह रहा है सहयोग मांगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी की जो मेहनत थी, जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में जाकर घर के अंदर जाकर लोगों से सहयोग मांगा, कहीं ना कहीं जनता ने पूरा भरोसा दिलाया और वो उस कसौटी पे रायबरेली की जनता खरी उतरी और अमेठी की जनता खरी उतरी और एक बड़ी जीत कहा जा सकता है कि लगभग 4 लाख वोटों से राहुल गांधी को रायबरेली से जीत हासिल हुई। तो इस तरह से जो ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली छोड़ेंगे, लेकिन जो कयासों का दौर है उस समीकरण के नाते ये जरूर कहा जा सकता है कि जो रायबरेली की सीट है, इसी सीट से राहुल गांधी बरकरार रहेंगे और वायनाड छोड़ेंगे, वहां से इस्तीफा देंगे। जी तो राजू, सवाल यह है कि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस का इस वक्त दो धड़ा हो चुका है। एक जो ये कह रहा है कि 2019 में जब अमेठी हारे राहुल गांधी तो वायनाड गए और वायनाड के लोगों ने उन्हें स्वीकारा और उनका सम्मान किया और उन्हें भारी मतों से जिताकर उन्हें सांसद बनाया। अब सवाल यह कि वो धड़ा ये कह रहा है कि जो वायनाड की जनता आपको मान चुकी है, अपना मान चुकी है, आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं। और एक तरफ रायबरेली जो उनकी पारिवारिक सीट रही है, उसको भी एक अच्छे मतों से उन्होंने जीता है और उत्तर प्रदेश की जो थोड़ी बहुत जनाधार कांग्रेस पार्टी का उठा है, ग्राफ बढ़ा है, उसको भी लेकर क्या रायबरेली में राहुल गांधी का मोह बढ़ गया है। और क्या एक सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी ज्यादा पचोपेश में फंस चुके हैं कि वायनाड या रायबरेली, और यही वजह है कि अभी तक इतना समय लग रहा है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में जब अमेठी से शिकस्त खानी पड़ी राहुल गांधी को, तो वायनाड से ही उनको विजय हासिल हुई, जिसके नाते वो संसद पहुंचे। हालांकि ये संशय का विषय जरूर है, राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए भी असमंजस का कारण जरूर हो सकता है कि वायनाड को किस तरह से छोड़ा जाए, क्योंकि कहा जा सकता है संकट काल में राहुल गांधी का साथ वायनाड की जनता ने दिया, लेकिन
जो समीकरण राजनीति का कैसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुतायत सीटों की संख्या है और यहीं से होकर दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो कहीं ना कहीं इस समीकरण को ज्यादा मायने में रखते हुए जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस के पंडित राजनीतिक हैं, वो जरूर इस विषय पर एक बार चिंतन करेंगे और ये निर्णय जरूर लेंगे कि रायबरेली उत्तर प्रदेश को साधने के नाते रायबरेली से बने रहना आवश्यक है। और रायबरेली की जनता की जो प्रेम दिखा है, जो राहुल गांधी की लोकप्रियता दिखी है, वो कहीं ना कहीं रायबरेली की जनता के अंदर ज्यादा दिखी है, जिसके नाते जो राहुल गांधी हैं वो रायबरेली से ही ठीक है। राजू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है और लौट ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक रहेंगे अगली खबर की ओर और बड़ी खबर की ओर। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल छोड़ेंगे, यानी करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे और अब यह फैसला हो चुका है और कन्नौज के सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव। करहल में अब उपचुनाव होगा और समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो उपचुनाव के लिए लालू यादव के दामाद का नाम सबसे आगे चल रहा है। शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चा भी लगातार चल रही है और बड़ी जीत के बाद अखिलेश का यह बड़ा फैसला। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव करहल छोड़ कन्नौज जाएंगे, यानी कन्नौज से सांसद का जो सीट जीता हो उन्होंने जीता है, अब वो सांसदी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, लगातार सूत्रों के हवाले से जो एक खबर आ रही थी कि करहल छोड़ेंगे समाजवादी पार्टी, हालांकि इसमें लगातार संदेह बन रहा था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। आसिफ, तौर पर सीएम जिस तरह से इंडिया वॉइस ने खबर चलाई थी और सूत्रों के हवाले से भले ही चलाई थी, लेकिन इस तरह से पुष्टि करते हुए इंडिया वॉइस ने खबर यह चलाई थी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज सीट से सांसद बने रहेंगे और साथ ही साथ वह मैनपुरी की करहल सीट से जो अपनी विधायकी है उसे छोड़ देंगे। और साथ ही साथ अब आगे सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि अखिलेश यादव प्रतिपक्ष नेता का जो है पद भी छोड़ देंगे और इस पद पर कहीं न कहीं चाचा शिवपाल यादव को बैठाने की तैयारी है। और अब जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसदीय बोर्ड की मीटिंग में संसदीय दल का नेता चुन लिए गए हैं, ऐसे में तस्वीरें भी साफ हो गई है और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव सेंट्रल की सियासत करेंगे, ऐसा भी इंडिया वॉइस ने अपनी खबर में आशंका जताई थी और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर बताई थी। लेकिन जिस तरह से अब सियासी जो है उथल पुथल मच गई है और लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर प्रचंड जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं का जोश भी। आसिफ, अब चूंकि करहल विधानसभा छोड़ रहे हैं, जो सीट है करहल की उसे छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव और कन्नौज आ चुके हैं, यानी संसदीय वाली सीट पर आ चुके हैं, तो करहल में तेज प्रताप ही रहेंगे या कन्नौज वाला हाल होने वाला है कि पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान होता है, इसके बाद अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरते हैं? तो पहले करहल में तेज प्रताप का नाम तो आगे चल रहा है, तेज प्रताप ही रहेगा या वहां भी कोई सरप्राइज देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से जो है राजनीतिक गलियारे में हलचल मची है और जो चर्चाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया था, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब इस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने परिवार को पूरी तरह से लोकसभा सीटों पर सेट कर दिया है। एक चुनिंदा सीटों पर कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए, चाहे डिम्पल यादव हो या फिर शिवपाल यादव के बेटे आशीष यादव हो या फिर अक्षय यादव, इन सभी सीटों पर कहीं न कहीं जो सतरंजी निशान बिछा दी है। अब बचते हैं तेज प्रताप यादव, तो तेज प्रताप यादव को सेट करने के लिए उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल सीट से प्रत्याशी
कोशिश कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों का बड़ा दावा भी है। और आज जो मीटिंग हुई संसदीय बोर्ड की मीटिंग में, इस पर भी विचार विमर्श हुआ। सूत्रों के मुताबिक मंथन किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, तब जाकर जो है आगे की जो तस्वीर है धीरे धीरे साफ होती जा रही है। जी शिवम जी आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। तो बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट को छोड़ दिया है और कन्नौज की तरफ रुख किया है और अब करहल में उपचुनाव होगा और सूत्रों के हवाले से जो एक खबर आ रही है कि तेज प्रताप वहां पर उपचुनाव लड़ेंगे। अब देखना है आगे क्या होगा। तो लोकसभा चुनाव में जीत के बाद इंडिया वॉइस के संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक से खास बातचीत की है, सुनिए। प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अहम मीटिंग बुलाई। हरेंद्र मलिक जी, आप सांसद बने हैं, किस तरह की लड़ाई रही लोकसभा चुनाव? जनता और सत्ता की लड़ाई थी। जनता हमारे साथ थी, सत्ता उधर थी और जनता और सत्ता जब टकराई है जनता जीत के आई है। अब भी जनता जीते। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीतियां हैं उनकी जीत हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कहीं न कहीं अयोध्या को लेकर एक रील, एक फील तैयार किया था और वह सीट बीजेपी हार गई। क्या मानते हैं, क्या साबित हो गया कि राम उनके खिलाफ हमारे साथ है? जी बिल्कुल। हरेंद्र मलिक जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, इनका कहना है कि जनता का जोश था और यही वजह रही कि जनता ने बीजेपी को इस चुनाव में नकार दिया। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से खास बातचीत की है, सुनिए। वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सबसे युवा सांसद मछली शहर की सांसद हैं प्रिया सरोज जी हैं। इनसे हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अभी ये अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय पर हैं और समर्थकों में होड़ लगी है सेल्फी लेने की। देख सकते हैं किस तरह से समर्थक जो है इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। बड़ा क्रेज है युवाओं में। प्रिया जी, सबसे कम उम्र की सांसद बन करके आप संसद पहुंची हैं, क्या उम्मीद करती हैं और किस तरह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे? पहले हम मछली की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे, आदरणीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने पिताजी को धन्यवाद देंगे जो मेरे पर इतना भरोसा दिखाया लोगों ने। और मैं यही कहूंगी, जीत जो जनता की जीत है। जो बीजेपी और धर्म की राजनीति करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, और यहाँ पे मोहब्बत की राजनीति की जीत हुई है। अपने बारे में जरा बताएं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से आप राजनीति में प्रवेश करते हैं? हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने BA प्रोग्राम किया है और MIT नोएडा से हमने LLB किया और प्रैक्टिस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं प्रिया सरोज जी और इनको पूरा यकीन है कि ये जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगी। इन्होंने धर्म की राजनीति से खुद को बायकॉट किया है और साफ संदेश दिया है कि ये जनता की राजनीति करेंगी। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं लोकसभा चुनाव में जीत के बाद इंडिया वॉइस यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज से भी खास बातचीत की है, सुनिए। सीटों में से एक कौशाम्बी, उसके सांसद चुने गए हैं पुष्पेंद्र सरोज जी। महज 25 साल की उम्र है। कैसे सफलता मिल गई? आपके पिताजी इंद्रजीत सरोज जी पिछला चुनाव हार गए, जो पिता नहीं कर पाया बेटे ने एक फॉट में कर दिखाया और जीत हासिल की। देखिए, इसका श्रेय जनता को जाता है। जनता अब की बार चुनाव लड़ रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश में जनता ने मुद्दों पे वोट डाला है और मुद्दों की राजनीति जब होती है तब दिख जाता है कि कौन पार्टी सर्वप्रथम है। सबसे बड़ा इशू रहा राजा भैया इशू। आपके यहाँ 2 सीटें हैं, कुंडा और बाबागंज। राजा भैया का कैसा रोल रहा, क्या मानते हैं आप? देखिए, जनसत्ता दल ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी उनके लोगों से भी वोट मांगना। जब उन्होंने हमारा चेहरा और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देखा तो उनको एक नया चेहरा चाहिए था, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यानी कि मुझे एक नए चेहरे को समर्थन देने का मन बनाया, आशीर्वाद दिया और मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बड़ा इशू है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, देश की सबसे बड़ी पंचायत में राजनीतिक अनुभव कैसे कर पाएंगे? देखिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे नौजवान चेहरा एक अपने लोगों की बात रखेगा।
तो हमने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी और हम जीत कर आए हैं। अब आपको संविधान बचा के संविधान को आगे बढ़ाने की जो लड़ाई है वो देश की पंचायत में रखनी पड़ेगी। एक अंतिम सवाल पुष्पेंद्र जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल कि आखिर कौशाम्बी की पहचान को किस तरह से देश की सियासत में बनाए रखें? देखिए, कौशाम्बी का नाम हम इतिहास में रच चुका है। जब कोई इतिहास के पलट के देखेगा तो कौशाम्बी की सम्मानित लोकसभा सम्मानित जनता का नाम भी उसमें होगा कि सबसे देश का नौजवान सांसद उन्होंने देने का काम किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आपके जनपद से आते हैं, कौशाम्बी से, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं सिर्फ जनता को श्रेय देना चाहूँगा। जनता ने आपकी बार बदलाव के लिए वोट किया। ये थे पुष्पेंद्र सरोज जी, जिनका साफ कहना है कि जनता ने बदलाव के लिए मन बना लिया था। उनकी सफलता का कारण यही है। वो धन्यवाद भी दे रहे हैं जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को भी, और साफ कहना है कि हम जो तमाम समस्याएं हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर के संसद में काम करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल पाठक, इंडिया वॉइस। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।